और मैं समझता हूं सबसे बड़ा कोई दोषी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है तो ओबीसी है, और जो गैर जाटव एससी है वो है ओबीसी, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी, ये दोषी है सबसे बड़े, ये अपराधी हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशंस को जवाब देने की हैसियत में नहीं होंगे। उनके सम्मान स्वाभिमान को कुचला जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा एजेंडा है। हमने तो 370 का विरोध नहीं किया, 35A का विरोध नहीं किया। आप क्यों कॉमन सिविल कोड लेकर आना चाहते हैं? हमने तो CAA NRC का विरोध नहीं किया। कॉमन सिविल कोड से क्या बदलेगा देश में? ये केवल पोलराइजेशन के लिए तो है। अपने आप को कहते हैं सनातनी, वो बैठे हुए हैं। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बनता तो जब 750 साल मुगलों का सल्तनत था इस देश के अंदर, तब तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। अब आप हमें मुस्लिम राष्ट्र होने का खतरा दिखाते हो। ये खतरा मुस्लिम राष्ट्र होने का नहीं है। ये कोई हमारे देश पे खतरा नहीं है। ये जो उनकी जातिगत श्रेष्ठता है, जब देश में जनगणना होती है, 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, तो उसी में जातिगत जनगणना करा लीजिए आप, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा सामाजिक विभाजन हो जाएगा? लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इनको ताकत के साथ, इनको सम्मान के साथ SC ST को जीने नहीं देना है। वही गुलाम बना के हमको रखना चाहते हैं और उसी दिशा में चल रहे हैं। और 75 साल की 76वां साल चल रहा है। अगर इसके बाद भी हम इनकी चाल को, समता सैनिक दल के सम्मान्य पदाधिकारीगण जो आदरणीय BD सुजात जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए, कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही संघर्षशील और अपनी जिद के पक्के, जिन्होंने इस सामाजिक मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प उठाया हुआ है और जो बहुत प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री राजपाल सैनी जी, बहुत ही सम्मान के योग्य पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन चूँकि ये दूसरा स्वरूप यहाँ हो गया था, तो हम लोग बहुत पहले आना चाहते थे कार्यक्रम में। अब सब साथी हमारे फिर निकल भी गए। गजरौला में एक कार्यक्रम था अलीपुर में, वहाँ से पता चला कि यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो हमने सोचा भाई वहाँ हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, कहने से टकराव होगा। तो लेकिन हमने अपनी बात कह दी। हाँ, टकराव होगा, इस कारण से हम थोड़ा, बाबूजी का गंगाराम सैनी जी का फ़ोन गया, तो मैं अमरोहा में ही था। मैंने कहा फिर मैं अपने आप को आने से रोक नहीं सका जब मुझे सूचना मिली कि अभी चल रहा है कार्यक्रम। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने इस मूवमेंट को इस तरह से समर्पित भाव से, ऐसे समय में जब मान्यवर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव जी फूले हमारे बीच में नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार जी, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशी राम साहब, जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपने आप को खपा दिया, ऐसे में उनके विचारों को, उनकी थाती को, उनकी ऐतिहासिक विरासत को, और जो हम सब का रास्ता होना चाहिए, उसको आप लोग उनके ध्वजवाहक, उनके विचारों के ध्वजवाहक के रूप में आप लेके चल रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आज आवश्यकता है इस बात की, आज जो वर्तमान में राजनीतिक परिवेश है, आखिर हमें विचार करना पड़ेगा हम जा किधर रहे हैं, हमारा रास्ता क्या था, हमको किस रास्ते पे जाना चाहिए था, और हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह की ताकतों को हमने इस देश को उनके हाथ में सौंप दिया। जिस सामंतवादी व्यवस्था से, जिस अपमानजनक परिस्थितियों से, जिस गैर बराबरी की
विषमता की, जो सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था थी, उससे निकालकर हमारे महापुरुषों ने हमको एक सम्मानजनक रास्ता आगे बढ़ने के लिए दिया था। संविधान का संरक्षण हमें दिया था। आज वर्तमान का राजनीतिक परिवेश देखिए, आज कोई बात नहीं होती, किसी विषय पर बात नहीं होती, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आखिर ये क्या है, क्यों हो रहा है? ये केवल एक जातिगत श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए, एक केवल जातिगत श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये SC ST OBC को हुक्मरान बनने से रोकने के लिए, वो देश में आगे ना बढ़ पाएं और हम केवल डिपेंड्स होकर रह जाएं, उनके ऊपर निर्भर होकर रह जाएं, ऐसी व्यवस्था की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती। महात्मा ज्योतिराव जी फुले, अभी बाबूजी बता रहे थे, गुलामगिरी नामक किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना हम शूद्र हो गए, अर्थात हम दीनहीन हो गए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आखिर जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने शिक्षा पे फोकस किया, और हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। जिन्होंने हमको सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए, उनके विचारों पर चलने के लिए हम लोग आगे नहीं आते। और मैं आजकल सोशल मीडिया तमाम उस पर देख रहा हूं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, माननीय सुजात साहब, इस देश के प्रधानमंत्री पे किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई साइंटिफिक उनका दृष्टिकोण नहीं है, कोई तार्किकता का दृष्टिकोण उनके अंदर नहीं है, कोई उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। कैसी बातें वो कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, और हम ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं, महात्मा ज्योतिराव जी फुले के जन्मदिन के अवसर पर, कि जो संघर्ष उन्होंने हमारे लिए किया, और ये जो राजनीतिक परिवेश है, इसको अगर रोका नहीं गया, इसको अगर ताकत के साथ, फोर्स के साथ पीछे नहीं किया गया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वोट का अधिकार दिया है, तो आने वाले 5-7 साल में फिर आप आप भूल जाइए। और अभी भी हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, 90% आबादी के भाग्य का फैसला 10% लोग करते हैं। कौन गवर्नर होगा, कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन जज होगा, मीडिया किसके हाथ में रहेगी, ये फैसला 10% लोग करते हैं। ये ताकत 10% लोगों के हाथ में, और 90% लोगों को 10% लोग हाँकने का काम करते हैं डंडे से, अपने तरीके से। ये हमारा रास्ता था क्या? बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। आगे आप जो समता सैनिक दल के हमारे सम्मानित नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, जो तमाम राज्यपाल जी के द्वारा जो आमंत्रित तमाम साथी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत के साथ में आपके मूवमेंट को, हमारे जो महापुरुषों का मूवमेंट था, उसको आगे बढ़ाने में आप जो भी योजना बनाकर निकलेंगे, हम उसमें बिल्कुल ताकत के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष था, हमारे महापुरुषों का सपना था, संविधान तो हमें संरक्षण करता है पूरे देश को, और आज वो तमाम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? 76 वर्ष की आज़ादी होने जा रही है देश की। संविधान को लोगों ने आत्मसात कर लिया। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से लोग चलना सीख गए, चल रहे हैं वो सारे लोग, और उनके पास पोलराइजेशन का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा एजेंडा है। हमने तो 370 का विरोध नहीं किया, 35A का विरोध नहीं किया। आप क्यों कॉमन सिविल कोड लेकर आना चाहते हैं? हमने तो CA NRC का विरोध नहीं किया।
कॉमन सिविल कोड से क्या बदलेगा देश में? ये केवल पोलराइजेशन के लिए तो है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट का विभाजन हो जाए और हम लगातार सत्ता में बने रहे। यही तो वजह है इसकी। आईपीसी सीआरपीसी तो मुझ पर भी लागू होती है, मुसलमानों पर भी लागू होती है, SC ST के लोगों पर होती है, सब लोगों पर समान रूप से लागू होती है। तो जब ऑलरेडी हम लोग इस तरफ चल रहे हैं और देश में 95-98% से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक तमाम पदों पर जब हिंदू वर्ग के लोगों का, जो अपने आप को कहते हैं सनातनी, वो बैठे हुए हैं। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बनता तो जब 750 साल मुगलों का सल्तनत था इस देश के अंदर, तब तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। अब आप हमें मुस्लिम राष्ट्र होने का खतरा दिखाते हो। ये खतरा मुस्लिम राष्ट्र होने का नहीं है। ये कोई हमारे देश पे खतरा नहीं है। ये जो उनकी जातिगत श्रेष्ठता है केवल वो बनी रहे, इसलिए तमाम सरकार और तमाम सरकारी संस्थान और पूरी मीडिया केवल दिन रात इसी में लगी रहती है। ये खतरा है, ये मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन असल टारगेट SC ST OBC के नीचे से, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाना है। उनको फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से गुलाम बनाना है। 2018 में राजनाथ सिंह जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने जब कहा था, सर्कुलर जारी किया था अपने विभाग की तरफ से, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो 2019 में बीजेपी क्यों पलट गई? क्यों उन्होंने मना कर दिया? और अभी तक भी कोई उनका उस पर रुख स्पष्ट नहीं है। आज तमाम स्टेट की सरकार अपने खर्चे से कराने को मजबूर हैं। जब देश में जनगणना होती है, 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट है, तो उसी में जातिगत जनगणना करा लीजिए आप, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा सामाजिक विभाजन हो जाएगा? लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इनको ताकत के साथ, इनको सम्मान के साथ SC ST को जीने नहीं देना है। वही गुलाम बना के हमको रखना चाहते हैं और उसी दिशा में चल रहे हैं। और 75 साल की 76वां साल चल रहा है। अगर इसके बाद भी हम इनकी चाल को नहीं समझेंगे और इनके झांसे में हम तमाम जो पोलराइजेशन का एजेंडा है उसके झांसे में आते रहेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं हमारी वर्तमान और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो फिर हमको माफ़ नहीं करने वाली, हमें गालियां देंगी आने वाले समय। हमें तय करना है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि 80-20 की लड़ाई है। हर चीज पोलराइजेशन के लिए कहते हैं, तो खोलो ना 80% पद SC ST OBC के लिए। आप किसने रोका है आपको? आप तो मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के। आपने क्यों नहीं 80% पद, तमाम पोस्टें नीचे से लेकर ऊपर तक, आपने क्यों नहीं OBC या SC ST के लोगों को दी? केवल आप भाषण करते हो मंच पर, केवल पोलराइजेशन के लिए 80-20 करते हो। जब मुगलों का शासन था तो आप उनके साथ रोटी पीटी का संबंध चला रहे थे। आज भी है। बताओ, अकबर की पत्नी कौन थी? जोधाबाई। टोडरमल कौन थे? बीरबल कौन थे? राजा मानसिंह कौन थे उनके सेनापति? और आज कह रहे हो हमारे हाथ में डंडा देके कि तुम मुसलमानों की चिंता करो, उनकी चिंता में दुबले हो और तुम राजपाट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा कोई दोषी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है तो OBC है, और जो गैर जाटव SC है वो है OBC, गैर यादव OBC और गैर जाटव SC। ये दोषी है सबसे बड़े, ये अपराधी हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशंस को जवाब देने की हैसियत में नहीं होंगे। उनके सम्मान स्वाभिमान को कुचला जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमने ऐसी ताकतों के, जो सामंतवाद स्थापित करना चाहते हैं देश में, जो जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, हमने ऐसी ताकतों को आगे बढ़ने का मौका दिया। बहुत देर हो गई है। मैं कहना चाहता हूं ये बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका जवाब हम लोग को ढूंढना है, बात करनी है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दों को, इस पर मत जाइए, बात करिए, अपने इश्यूज पर लाइए। जब आप आरक्षण को खत्म करने की बात करेंगे, आरक्षण मुक्त भारत को किसका सपना है? क्या मुसलमानों की तरफ से कभी आवाज लगी है कि आरक्षण मुक्त भारत हो? बताइए भाई साहब।
आप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कौन दे रहे हैं नारा आरक्षण मुक्त भारत का? और क्यों आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? क्यों आपने 24-48 घंटे में AWS कर दिया? ये तमाम सारे ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो जिनका जवाब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, विशेष तौर से राज्यपाल जी ने जो है कार्यक्रम आयोजित किया, आप लोग इतनी देर तक 2 बजे के बाद तक भी इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं, मैं आप सबके प्रति आदर और ये बोलिए, अगर खालिस्तान की मांग देशद्रोही है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही अमृतपाल ने जो कहा और लोगों ने जो कहा जी, अगर वो देशद्रोही है उस पर आने से लग सकती है, तो जो हिंदू कथावाचक हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो दिन रात संविधान बदलने की बात करते हैं, दिन रात हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो है वो सत्ता का फायदा पहुंचाते हैं, वो सरकारी संरक्षण में काम कर रहे हैं, सरकारी दामाद हैं वो जो काम कर रहे हैं, वो सरकार बनाने की तरफ बीजेपी जो इशूज पर फेल है, एजेंडे पर फेल है, उसके पक्ष में वो जो एंटी इनकम्बेंसी न हो इसके लिए माहौल बना रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर भी NSA लगे, तो 2 दिन में छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं सबके प्रति आदर सम्मान के साथ सबका अभिनंदन वंदन करते हुए, और मैं एक बार फिर महात्मा ज्योतिराव जी फूले उनके संघर्ष को याद करते हुए, उनके 196वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रति अपनी विनम्रता और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और मैं आशा करूंगा कि अब सब SC ST OBC के लोग मिलकर अपनी आने वाली जनरेशन्स को और वर्तमान पीढ़ी को बचाने के लिए, और हम इस देश के हुक्मरान बने, हम लोग इस देश के शासक बने और अपने उत्थान की, देश को मजबूत करने की नीतियां हम लोग बनाएं, ऐसी व्यवस्था हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।